Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 15 ऑफ एमालगमेशन, जिसके अंदर आपको दो कंपनी दिखाई दे रही है, ए एंड बी लिमिटेड, जिसके अंदर बच्चों ए लिमिटेड ने बी का बिजनेस एब्जॉर्ब किया है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एब्जॉर्प्शन का समय बच्चों, अनलकीली ये पूरा क्वेश्चन नई टेक्स्ट बुक के अंदर प्रिंट नहीं हुआ बच्चों, और उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो स्पेशल इसका पीडीएफ इमेज मैंने रखा हुआ है, ये इमेज आप राइट डाउन कर लेना बच्चों, इसको फोटो खींच लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर ये पूरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना। एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन सम नंबर 15। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज से हम आपका अमाल कमीशन अकाउंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें आज से प्रैक्टिकल देखने वाला है। आगे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अमाल कमीशन क्या है उसका मीनिंग देखा हुआ है, उसमें कुछ परचेस प्राइस का कैलकुलेशन की टेक्निक देखी, एज वेल एज अमाल कमीशन का जो सम पूरा कैलकुलेट करना है उसकी भी दो मेथड को आपने समझा हुआ है। चलिए तो थोड़ा सा सिर्फ चैप्टर का नाम जो है उसको रिपीट कर लेते हैं। अमाल कमीशन, अमाल कमीशन ऑफ कंपनी के अकाउंट्स मतलब क्या होता है? अमाल कमीशन का मतलब क्या होगा? तो मतलब ये है व्हेन टू और मोर कंपनी carrying a similar business and decided to combine their business and start a new business, it is known as अमाल कमीशन। जब दो कंपनियां एक जैसा बिजनेस चला रही है और वो लोग ऐसा सोचे चलो हम अपना बिजनेस कंबाइन कर ले, तो उसको बोला जाता है उन्होंने अमाल कमीशन किया। तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट्स जो लिखे जाते हैं आपको एक तरह के सम जनरली पूछते हैं, जिसमें आपको अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस, दो अलग अलग बेसिस पे काउंट करना है। तो इसमें जो सम्स के पूरा कैलकुलेशन पैटर्न है वो एक जैसा है, इसीलिए आपको ज्यादा फायदा होगा। तो उसमें जो स्टेप वाइज कैलकुलेशन है और वो आपको सिर्फ एक दो समय लगेगा समझने के लिए, बाकी एक जैसा वर्क है तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। चलिए तो आपको पहला एक पूरा सम हम रीड करवाते हैं और सम उसको पूरा समझते हैं, ताकि आपको क्या अमाल कमीशन चैप्टर में कैसे वर्क करना है वो समझ में आए। चलिए तो सबसे पहला सम हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यस, उसके लिए एग्जांपल नंबर 15 आपको निकालना है टेक्स्ट बुक में, और पेज नंबर होगा आपका 336। चलिए पेज नंबर 336, एग्जांपल नंबर 15। ए और बी दो कंपनी है, आप वो पेज पे पहुंचोगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है देखो वहां पे, The balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st/3/2012 are as under। आपको A और B कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, जैसी बैलेंस शीट होती है वैसा दिया गया है। फिर आप पैराग्राफ में आओगे तो देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, A company limited has decided to absorb the business of B company and 1/4/2012 for the following condition। A company decide to absorb the company of B। ए कंपनी ने ये डिसाइड किया कि भाई बी का बिजनेस वो लोग खरीद रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे कुछ कंडीशन दी गई है, आपको चार अलग अलग एडजस्टमेंट दिख रहे होंगे, वो कंडीशन के साथ वो लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और आपको देखो आंसर क्या मांगा है, लास्ट में देखो चार एडजस्टमेंट हम सब में अभी कैलकुलेट करेंगे, उसमें आप आंसर देखो, प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन। फिर बोला है अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेज। अमाल कमीशन जो हमें बनाना है बैलेंस शीट, प्रिपेयर क्या बोला है, बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन। हमारा फाइनल आंसर ये है, बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन, और वो भी वर्टिकल फॉर्मेट में। तो नई बैलेंस शीट बनानी है, ये हमारा काम है, और वो भी दो कंडीशन के बेस पे, दो तरीके से, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, बारी बारी हम अमाल कमीशन का एक नेचर से पूरा सम काउंट करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर। जब ये अमाल कमीशन मर्जर नेचर का हो तो उसमें आपको क्या काउंट करना है, सारे स्टेप्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं और स्टेप में कैलकुलेशन हम देखते जाएंगे। सबसे पहले अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो तो पहला काम हमें ये कर लेना है कि भाई यहाँ पे परचेस कंपनी का नाम लिख लो, वेंडर कंपनी का नाम लिख दो। फिर तीन मेन स्टेप है नेचर ऑफ मर्जर के लिए, पहले तीन स्टेप। कौन से स्टेप है, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ
परचेस प्राइस, आप जो कंपनी हो सामने वाली कंपनी को जो पेमेंट करते हो ना वो परचेस प्राइस का कैलकुलेशन। फिर स्टेप नंबर 2, न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर, सामने वाली कंपनी के डिबेंचर होल्डरों को जो पेमेंट करते हो वो यहाँ पे आएगा। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ जीआर, जीआर नया जीआर जो आएगा, जीआर की वैल्यू जनरल रिजर्व की वो यहाँ पे काउंट करनी है। ये 3 स्टेप काउंट हो जाए फिर बैलेंस शीट बनानी है अमल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर के बाद, यानी कि बैलेंस शीट आफ्टर अमल कमीशन हो जाने के बाद नई बैलेंस शीट। तो ये काम कैसे करना है उसके लिए आपको सब में ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले 3 स्टेप हम काउंट करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे जो जो चीजें लिखी गई है उसमें आप वैल्यू के साथ सारा सब कुछ समझना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता है परचेजिंग कंपनी, परचेजर कंपनी। यहाँ पे कौन कंपनी किसको खरीद रहा है, तो पैराग्राफ में आप देखने जाओगे तो क्लियर लिखा हुआ है A has decided to absorb the business of B। A ने B को एब्जॉर्ब करने का सोचा है। A कंपनी क्या करेगी, B को खरीदेगी। तो परचेजर कंपनी कौन हुई, परचेजर कंपनी हुई A लिमिटेड। और वेंडर कंपनी कौन बिक रही है, कौन कंपनी बिक रही है, तो B लिमिटेड। ये आ गया B लिमिटेड। तो परचेजर कंपनी A है और वेंडर कंपनी B है। अब पूरे समय आप अपने आप को ऐसा सोचो कि हम A कंपनी है, हम कौन है, A कंपनी, हमने परचेज किया है, सामने वाली कंपनी है B कंपनी को। तो अब देखो आगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। हमने यानी A कंपनी ने B कंपनी को पेमेंट किया होगा और वो पेमेंट सिर्फ इक्विटी एंड प्रेफरेंस का लेना है। एडजस्टमेंट नंबर 1, आप एडजस्टमेंट नंबर 1 में ध्यान देना। Equity shareholder of B Limited will be given fully paid up 70,000 equity shares of A Limited of ₹10 each। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डरों को हमने पेमेंट किया 70,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीस की प्राइस से। अब सीधी सी बात है, हम ए कंपनी है, बी कंपनी को खरीद रहे हैं, तो बी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डरों, उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए सबसे पहला पेमेंट हमने इक्विटी शेयर का किया है, तो ये लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए उसमें कितना पेमेंट किया है, 70,000 नंबर ऑफ शेयर्स है और एक शेयर की प्राइस उन्होंने 10 रुपीस पर शेयर के हिसाब से पेमेंट किया है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आई थिंक 7 लाख ऐसे। चलिए ये किसको पेमेंट किया, इक्विटी शेयर होल्डरों को। साथ ही साथ अभी दूसरा पेमेंट किसको करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को। तो उसके लिए भी आप एडजस्टमेंट नंबर 2 में पहुंचो। सेकंड नंबर एडजस्टमेंट, preference shareholder of B will be given 12% 2200 preference shares of A Limited। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो B कंपनी के ना, उनको 2200 शेयर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड करने हैं। प्राइस उन्होंने नहीं दिया, प्राइस उन्होंने ना दिया हो तो इसका मतलब हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे 70,000 शेयर थे, वैसे प्रेफरेंस शेयर उन्होंने बताया 2200 शेयर है, प्राइस उन्होंने दिया नहीं, तो एक शेयर की प्राइस जब भी कोई भी एज्यूम करना पड़े ना, तो वो प्राइस आप एज्यूम करोगे 100 रुपीस। रीजन यही है, जब कभी भी आपको प्राइस ना दी गई हो तो शेयर की जो प्राइस होगी वो 100 रुपीस ही एज्यूम कर लेनी है। तो यहाँ पे प्राइस नहीं दिया था, 2200 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आई थिंक 2,20,000 आंसर आएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले जो हमारा परचेस प्राइस का कैलकुलेशन है ना, हमें मिल चुका है। ये दोनों का आप टोटल करोगे ना, इसको बोला जाता है परचेस प्राइस। क्या बोला जाता है, परचेस प्राइस। और टोटल आई थिंक 9,20,000 आएगा। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस पे परचेस प्राइस। और उसमें दो ही पेमेंट लेने हैं आपको, हर बार ऐसा करना है। पेमेंट में आप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंसीडर करोगे। चलिए फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अभी ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद एक छोटा सा काम कर लेना है। इसमें से आपको लेस करना है ओल्ड कैपिटल। क्या लेस करना है, ओल्ड कैपिटल। यानी कि ये तो पेमेंट हमने किया, हम ए कंपनी है, हमने बी कंपनी को पेमेंट किया, पर हमारे पास उनकी जो कैपिटल है वो कितनी आ रही है, और वो हमें मिल जाएगा बैलेंस शीट में से। तो आप बैलेंस शीट में देखने जाओगे तो उसमें देखो यहाँ पे यस ओल्ड कैपिटल दो होगी, एक होगी इक्विटी शेयर एंड दूसरी होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये दोनों किसकी लेनी है, बी कंपनी की। किस कंपनी की लोगे आप, बी कंपनी लिमिटेड की। उसकी हमारे पास कैपिटल कितनी आ रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख। और टोटल हमारे पास उसकी कैपिटल आ रही है 8 लाख।
तो 8 लाख परचेज में से क्या करना है, माइनस कर देना है, और ऊपर से माइनस करोगे आई थिंक आंसर आएगा 1,20,000। दैट इज ट्रांसफर टू जीआर। वो कहां जाएगा, ट्रांसफर टू जीआर। ये पूरा स्टेप और वर्किंग है। अगर पहले सब में आपने समझ लिया तो बाकी हर रोज ऐसा ही काम होगा। देखो यहाँ पे परचेस प्राइस मिलने के बाद ओल्ड कैपिटल बी कंपनी की, हम परचेसर कंपनी है बी कंपनी की, हमारे पास कैपिटल कितनी आ रही है, किस कंपनी की लोगे, बी कंपनी की कैपिटल लोगे, माइनस करोगे, ये बैलेंस शीट में से 6 लाख और 2 लाख लिए बी कंपनी के, हमारे पास इतनी आ रही है, हमने उनको 9,20,000 पेमेंट किया, सामने हमारे पास कैपिटल आ रही है 8 लाख, दोनों का डिफरेंस जाएगा ट्रांसफर टू जीआर, जो कि स्टेप नंबर 3 है। कितना ट्रांसफर होगा, 1,20,000। यहाँ पे आंसर प्लस में आ रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में वैल्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नए डिबेंचर की वैल्यू, तो उसके लिए भी एक एडजस्टमेंट होगा। देखो फिक्स नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, पहला है इक्विटी शेयर के लिए, दूसरा है प्रेफरेंस, तीसरा एडजस्टमेंट। डिबेंचर होल्डर ऑफ बी कंपनी विल बी गिवन 50% न्यू डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड सो दैट द कंपनी कैन रिसीव द सेम इंटरेस्ट एज फॉर द लास्ट ईयर। देखो ऐसा लिखा गया है, डिबेंचर होल्डर ऑफ बी, बी कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर है उनको 50% के हिसाब से पेमेंट करना है इंटरेस्ट, और बट क्या उन्होंने बताया कंडीशन, so that the company can receive the same interest as per last year। ऐसे पेमेंट करना है जिस हिसाब से 15% से पेमेंट करना है, पर इंटरेस्ट की रकम उनको जो इनकम मिल रही है वो सेम मिले। ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, तो आपको उसके लिए पहले बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। भाई हम ए कंपनी है, बी कंपनी को मुझे डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट करना है, चेक करो तो बैलेंस शीट में आपको कहीं ना कहीं डिबेंचर मिल जाएंगे। डिबेंचर मिले लायबिलिटी साइड, डिबेंचर कितने हैं, 50,000 के डिबेंचर मिले 12% के हिसाब से। तो देखो नए डिबेंचर की वैल्यू ढूंढनी है पेमेंट, तो सबसे पहले लेना पड़ेगा ओल्ड इंटरेस्ट, पुराना इंटरेस्ट। तो पुराना किस तरीके से पेमेंट होता था, तो मुझे वहां दिखा 50,000 पे 12% के हिसाब से पेमेंट हो रहा था। फिर से एक बार, बी कंपनी को 50,000 के ऊपर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा था, तो आई थिंक इंटरेस्ट आएगा 6,000। कितना इंटरेस्ट आएगा, 6,000 इंटरेस्ट आएगा, राइट। अब नया पेमेंट कितने परसेंट से करना है, ये ओल्ड था, अब न्यू पेमेंट, न्यू इंटरेस्ट और न्यू डिबेंचर, नए डिबेंचर की वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी हो तो वो काम कैसे करेंगे, उसके लिए 15% है। ध्यान से देखो, अब उन्होंने कहा ये है एडजस्टमेंट में कि ये जो इंटरेस्ट है ना, ओल्ड इंटरेस्ट 6,000, अब पेमेंट 15% के हिसाब से करना है, पर इंटरेस्ट इनकम की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, मतलब 12 की जगह 15% पे करो, पर इंटरेस्ट वही रहना चाहिए। तो उसके लिए वैल्यू मेरे पास नहीं है कि कितनी वैल्यू पे मैं पेमेंट करूंगा 15%, तो ये आंसर आएगा। तो उल्टा जो ना हो तो एक सजेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे सपोज कर सकते हो, सपोज डिबेंचर 100 रुपीज का हो, डिबेंचर कितना हो 100 रुपीज का, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने लेने हैं 15%, तो 15% इंटरेस्ट लोगे, राइट। इसमें 15 रुपीज इंटरेस्ट आएगा, 15 रुपीज इंटरेस्ट। तो ऐसा कोई पद रख सकते हैं जिससे आंसर मिल जाएगा। देखो पद ऐसा हो सकता है, मैं लिखने जा रहा हूँ 15 रुपीज इंटरेस्ट पे आपके पास डिबेंचर है 100 रुपीज का डिबेंचर, तो अभी इंटरेस्ट मुझे 6,000 दे रहा हूँ, तो 6,000 के सामने डिबेंचर की वैल्यू हाउ मच, 15 रुपए इंटरेस्ट पे डिबेंचर 100 रुपीज का, तो 6,000 इंटरेस्ट पे हाउ मच करोगे, आई थिंक 40,000 रुपीज आंसर आएगा। अब आपको सीधा चेक कर लेना है, क्या 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15% कर रहे हो तो इंटरेस्ट 6,000 आ रहा है, या भी आप चेक कर सकते हो, तो आपका आंसर सही है। मतलब पहले भी 12% के हिसाब से 6,000 इंटरेस्ट पे हो रहा था, अभी 40,000 पे करोगे उस पे 15% तो भी 6,000 इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट ये दोनों स्टेप कंटिन्यू कंप्लीट हो रहा है। समझ रहे हो आप। तो ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू हमने सेव रखी, ऐसा पॉइंट आपको मोस्ट ऑफ द समय ये लोग पूछते हैं। चलिए तो अब मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 1 था परचेस प्राइस, दूसरा था डिबेंचर की वैल्यू, अब तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ जीआर।
जीआर की नई वैल्यू जो हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो जीआर का बैलेंस लिखना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ जीआर, और वो दोनों कंपनी का लिखना पड़ेगा, ए कंपनी एंड बी कंपनी। तो चेक करो तो जीआर बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, मुझे दिख गया 9,22,000 ए कंपनी का है और बी कंपनी का जीआर कितना है 1,96,000। दोनों का टोटल करोगे बाहर एक वैल्यू आएगी, मेरे पास टोटल यहाँ पे किया हुआ है 11,18,000, ये बाहर वैल्यू जाएगी। क्लियर? तो ये यहाँ पे फर्स्ट हमने टोटल किया, बैलेंस शीट में से दोनों जीआर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो पॉइंट है ना उसकी इफेक्ट अब वहां पे आएगी। यहाँ पे सबसे पहले हमने जब डिवेंचर होल्डरों को पेमेंट किया, अब नया पेमेंट है 40,000, उसको कंपेयर करो पुराने पेमेंट के साथ। पुराना पेमेंट आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में। उसको बोला जाता है, पहले ध्यान दे दो, प्लस और माइनस डिवेंचर रिटर्न प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो तो प्लस करना है, लॉस हो तो माइनस करना है, बोला जाता है डिवेंचर रिटर्न प्रॉफिट और लॉस। और उसके लिए देखो मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूँ, ओल्ड पेमेंट कितना था डिवेंचर होल्डरों को, ओल्ड पेमेंट तो के 50,000 था, और आप नया पेमेंट कितना कर रहे हो, न्यू पेमेंट देखो 40,000 कर रहे हो। तो पुराना पेमेंट 50,000 था, नया पेमेंट 40,000 कर रहे हो, कम पेमेंट कर रहे हो, प्रॉफिट हुआ या लॉस, कम पेमेंट करो तो क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। तो कम पेमेंट करने से प्रॉफिट हुआ ना, इसीलिए इसको बोला जाएगा डिबेंचर रिटर्न प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा, डिबेंचर रिटर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार लॉस भी हो सकता है। अगर आपने पेमेंट ज्यादा किया हो तो लॉस भी हो सकता है, तो लॉस आए तो माइनस करना है। यहाँ पे अभी प्रॉफिट आए तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस। और कितना प्रॉफिट आ रहा है 10,000, तो 10,000 क्या कर देना है हमें, प्लस कर देना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर टू जीआर, जो परचेस प्राइस में इन दोनों के बीच का डिफरेंस था वो हमने क्या लेके जाना है, जीआर में लेके जाना है। अब देखो पहले शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। ट्रांसफर टू जीआर 1,20,000 है ना, वो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और लिखना क्या है बच्चों, पता है लिखना ये है डिफरेंस इन परचेस प्राइस। क्या लिखना है, डिफरेंस इन परचेस प्राइस। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। अब रियल कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्लस माइनस चलो सीधा तो रट्टा मार लो, पर हमें रट्टा नहीं मारना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने उनको परचेस प्राइस कितना पे किया, हम ए कंपनी है, हमने बी कंपनी को पेमेंट किया 9,20,000, सामने उनकी कैपिटल हमारे पास कितनी आई, बहुत ही कम 8 लाख कैपिटल आई। तो हमने पेमेंट कैसा किया, ज्यादा किया। पेमेंट कैसा किया, ज्यादा किया। और वो पेमेंट कहां से पे करोगे, आपके पास पैसे कहां से आएंगे, जीआर से आएंगे। अगर आप पेमेंट ज्यादा करते हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, इसीलिए पेमेंट हमने की ना, यहाँ से माइनस होगा जीआर में से। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा आती, अगर यहाँ पे आंसर माइनस पे जाता तो माइनस में इसीलिए गया क्योंकि हमने पेमेंट कम किया और वो पेमेंट जाएगा सीधा जीआर में, इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस का फंडा है। अब ये प्लस और ये माइनस करोगे, नई जीआर की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि सीधा बैलेंस शीट में जाएगा 10,08,000 ऐसा वैल्यू आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, ये आया न्यू जीआर जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा, जो बैलेंस शीट में सीधा दिखाया जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर 3 स्टेप जो हमारे मेन स्टेप थे वो कंप्लीट हुए। अगर ये 3 स्टेप में आप भूल ना करो, गड़बड़ ना करो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब जाना है बैलेंस शीट पे। अमाल कमीशन जो नेचर ऑफ मर्जर है, मर्जर के बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन, बैलेंस शीट में 2 साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहली साइड, देन असेट साइड। इक्विटी लायबिलिटी में ये वर्टिकल फॉर्मेट है, ध्यान रखना। सबसे पहले आना चाहिए शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी आता है, देन करंट लायबिलिटी, फिर असेट साइड। तो दो ही चीज है, नॉन करंट असेट एंड दी करंट असेट। चलिए तो अब वर्क स्टार्ट करना है। पहले रूल समझ लो। अमाल कमीशन में नेचर ऑफ मर्जर हो तो ए एंड बी की सारी चीजों को हमें कंबाइन ले लेना है, कुछ भी चीज नहीं छोड़ना है। सीधा नेचर ऑफ मर्जर में दोनों चीजों को
कंबाइन कर लो, जितना भी उन्होंने वैल्यू दिया है सब कुछ ले लो। हाँ, पर नई चीजें है जो वो नई प्राइस से आएगी। ये अमल कमीशन का ये जो बैलेंस शीट है उसका रूल है। चलिए, तो सब कुछ प्लस करने के लिए आप ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रखोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड ले लेते हैं। लायबिलिटी साइड सबसे पहले आपको क्या दिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम भी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी की बोलिए, ए कंपनी की वैल्यू कितनी होगी इक्विटी शेयर कैपिटल की, पुराने वाली दी गई है आपको, यस मुझे दिखी 16 लाख, आपको भी दिखनी चाहिए। और बी कंपनी की जब लोगे तो उसमें आपको नई वाली लेनी है। कौन सी वैल्यू लोगे, न्यू वैल्यू। कितना पेमेंट किया है बी कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डरों को, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 7 लाख, अंदर से लिया तो गए। स्टेप नंबर 1 में बी कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डरों को जो पेमेंट किया वो दिया हुआ है, अंदर से 6 लाख नहीं लेना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, वहां पे हमें दिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हम भी सेकंड पॉइंट क्या लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नंबर 2 यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और वो भी ए और बी कंपनी का। चलिए, ए कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, नहीं है, डैश है वहां पे, और जो बी का है वो नया पेमेंट है हमारे पास। बी कंपनी को कितना पेमेंट किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, 2,20,000 लिखा, तो ये लिखा मैंने 2,20,000। अब ये दोनों टोटल जो किया है वो इन दोनों कंपनी का बाहर रखते, 16 लाख प्लस 17 लाख, आई थिंक 23 लाख, और यहाँ पे 2,20,000। इस तरीके से शेयर कैपिटल बाहर आ गई। चलिए, शेयर कैपिटल के बाद पुरानी कंपनी में आपको क्या दिख रहा है, मुझे दिखा वहां पे जीआर, और जीआर वहां पे ओल्ड है। हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहले वैल्यू जीआर लेनी है, पर जीआर कौन सा लोगे, न्यू लोगे, और कहां है, स्टेप नंबर 3 में से उठाओ, स्टेप नंबर 3 दिख रहा है आपको, नया जीआर कितना है, 10,08,000 है, तो ये वैल्यू मैंने यहां से ढकाई। देखो आपके लिए मैं लिख भी रहा हूं कहां से लिया। चलो, जीआर के बाद दूसरा आपको क्या दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व। तो जो भी रिजर्व है हमें सीधा ले लेना है। ये देखा मैंने, इन्वेस्टमेंट रिजर्व रिबेट रिजर्व को बोला जाता है शॉर्ट में IRR, और वो बोथ द कंपनी यानी ए और बी दोनों का ले लेंगे। ए और बी कंपनी के टोटल 78,000 एंड 25,000, इसको टोटल करें तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, that is 1,03,000 आई थिंक। चलिए, ये आंसर भी आ गया। देन उसके बाद आपको और क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी यहाँ पे आएगा P&L, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो ये थोड़ा हटाना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर नेक्स्ट P&L, और वो भी दो कंपनी का आई थिंक, यस ए और बी का, ए का P&L बोलो तो वैल्यू है 1,12,600 एंड बी कंपनी का 71,000, दोनों का प्लस करेंगे तो आई थिंक हमारे पास P&L का आंसर आएगा 1,83,600। आप ये टोटल अपने आप भी चेक कर सकते हो। चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट वन, अब हमें दिख रहा है डिबेंचर, तो डिबेंचर के लिए सेकंड एक और हेडिंग आएगा, हेडिंग नंबर 2, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें सिर्फ आएगा डिबेंचर। और डिबेंचर ध्यान से देखो, ए और बी, ए कंपनी के डिबेंचर है नहीं है, पर बी कंपनी के नए डिबेंचर है। कहां से लोगे आप, स्टेप नंबर 2 में से। देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में ये पूरा मेहनत 40,000 के नए डिबेंचर है वही लेने हैं, पुराना वाला ले लिया तो गए मार्क्स, ये 40,000 बाहर जाएगा इस तरीके से। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वन, दैट इज करंट लायबिलिटी। अब सॉरी, करंट लायबिलिटी में दो है, वहां पे थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि नीचे जगह बचे। तीसरा दैट इज करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में दो नाम है, जिसमें एक है क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। चलिए, इसमें भी ए और बी दो है, इसमें भी ए और बी दो है। मैं चेक कर लेता हूँ, आपको वहां पे कट नहीं हो रहा है ना, वो ना नहीं हो रहा है। चलिए, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल की वैल्यू है 2 लाख एंड 1,40,000, टोटल जाएगा 3,40,000
एंड नेक्स्ट वन बिल्स पेबल 87,400 एंड 58,000, इसका भी टोटल करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसका भी एक मेन टोटल बाहर लेके जाना है। यहाँ से एक और टोटल बाहर जाएगा, यहाँ से ये टोटल बाहर जाएगा, और फाइनल फिर यहाँ पे हम बैलेंस शीट के एक साइड का टोटल कर सकते हैं। तो ये टोटल तो यहाँ 40,000 डायरेक्ट बाहर जाएगा इस तरीके से 40,000। फिर इसका टोटल कर लेते हैं हम कैलकुलेटर की मदद से, आप भी टोटल अपने आप कर सकते हो। 87,400 प्लस 58,000, आंसर है वहां पे जाएगा 1,45,400, और ये दोनों का टोटल बाहर रख देते 3,40,000, तो आंसर आएगा 4,85,400। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम पूरा ये टोटल भी कर लेते हैं 23 लाख, फिर उसके बाद 2,20,000, देन 1,10 लाख, यस, फिर उसके बाद 1,03,000। आप ये टोटल कर सकते हो, मेरे पास टोटल के लिए हेल्प नहीं है तो मैं यहाँ पे टोटल अपने आप कर रहा हूँ 38,14,600। और फिर ये तीनों का टोटल करोगे आप तो बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल आ जाएगा, और लास्ट में आपको पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। मेरी एक साइड का टोटल 43,40,000 आ रहा है। आप आंसर में चेक कर सकते हो, मैं भी चेक कर रहा हूँ क्या बैलेंस शीट की, हाँ मर्जर के बैलेंस शीट का टोटल इतना एक साइड का आ रहा है। देखो एक साइड पूरा प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, ये बार बार हम सब में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए तो अब बैलेंस शीट की दूसरी साइड देख लेते हैं। असेट साइड तो दो तीन चीजें ही है तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए सबसे पहले आपको दिखा फिक्स असेट, तो असेट साइड नॉन करंट असेट में मैं भी पहला कौन सा लिखूंगा, फिक्स असेट, और उसमें भी देखो दो कंपनी के नाम, उसमें सबसे पहले कौन सी कंपनी लेंगे, ए, फिर बी। ए कंपनी के देखो तो 22 लाख, और बी कंपनी की फिक्स असेट 9,46,000, तो आई थिंक टोटल 31,46,000। ये टोटल अभी हमने आप कर रहे हैं, सो आप टोटल चेक करते रहना। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा स्टॉक, डेटर एंड कैश बैलेंस, तो ये सारी की सारी चीजें कौन सी है, करंट असेट है। तो ये सेकंड में करंट असेट में ये चीज लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टॉक, ये लिखा स्टॉक, थोड़ी जगह छोड़ के डेटर, फिर उसके बाद कैश बैलेंस। चलिए ये दोनों कंपनी का हमें सीधा प्लस करके ले लेना है, और फिर उसके बाद हमारा एक मर्जर का नेचर कंप्लीट होगा। स्टॉक है 5 लाख के और 1,94,000, टोटल 6,94,000। फिर उसके बाद डेटर आएगा 2,50,000 एंड 120, तो आई थिंक टोटल 3,70,000, राइट। चलिए फिर कैश है 50,000 और 80,000, आई थिंक वो 1,30,000। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटल बाहर और जो करंट लायक असेट है उसका टोटल बाहर, जो हेडिंग है ना बच्चों उसका टोटल बाहर जाना चाहिए। सबसे पहले इसका टोटल तो हमने ऑलरेडी किया है 31,46,000, एंड इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो मुझे करना पड़ेगा 6,94,000 प्लस 3,70,000 प्लस 1,30,000, और ये टोटल आ रहा है 11,94,000। इन दोनों का टोटल बैलेंस शीट की ये साइड से मैच हो जाए तो सम करेक्ट 43,40,000, और टोटल अगर आप करोगे तो वो मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल आपका आ जाए तो सम करेक्ट। और आपको ये फर्स्ट नेचर ऑफ मर्जर में एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ। बैलेंस शीट का ये टोटल कौन सा आएगा, तो आपको अंदर जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है ना दोनों कंपनी की, वो दोनों कंपनी की बैलेंस शीट के टोटल के जितना इसका टोटल होना चाहिए। तो फर्स्ट नेचर ऑफ मर्जर में आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल हो जाए तो आधा मार्क्स आपका कंप्लीट। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, अभी नेचर ऑफ मर्जर कंप्लीट हुआ है, हाफ सम सोचो अभी और बाकी है नेचर ऑफ परचेज। इसके बाद मैं बोर्ड रफ करके आपको नेचर ऑफ परचेज भी सिखाने वाला हूँ, समझ रहे हैं। चले तो उसके लिए मैं पहले पूरा ये बोर्ड रफ कर रहा हूँ। चलिए तो अब आंसर नंबर 2 स्टार्ट करता है, दैट इज अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। आगे जो हमने देखा है वो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर का। आपको दोनों मेथड से सम काउंट करना है, आपको बनाना है बैलेंस शीट,
आफ्टर अमालगमेशन, बट इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ परचेज। अगर लकी हुए तो कोई एक नेचर से ही आपको आंसर काउंट करने को बोल सकता है, पर लगभग ऐसा ना भी हो तो आपको क्या करना है, दोनों नेचर से सम काउंट करना होगा। तो अभी हमने मर्जर देखा था, अब देखने जा रहा है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, और आपके सामने कुछ स्टेप कॉमन है और बैलेंस शीट मैंने एज इट इज रखा है नेचर ऑफ मर्जर की, ताकि जो चेंजेस आ रहे हैं ना सिर्फ आपको वही समझाना पड़े, बाकी मोस्टली चीजें सेम जाएगी। चलिए, तो अब नेचर ऑफ परचेज में सबसे पहला स्टेप आएगा कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, जो आगे हमने मर्जर में किया हुआ है। परचेज प्राइस में सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर की जाएगी, शेयर कैपिटल में इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये दोनों चीजों को भी पेमेंट में लेना है हमें। तो वो जो पेमेंट हमने किया है ए कंपनी ने बी कंपनी को, वो तो हमने आगे ऑलरेडी गिना हुआ है। यानी नेचर ऑफ परचेज में पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस से एज इट इज यहाँ पे 9,20,000 है। दूसरा स्टेप अलग आएगा, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट। यहाँ पे नेट असेट गिनना है हमें। तो नेट असेट आपको पता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। नेट असेट मतलब क्या, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। पर क्या सारी असेट एंड सारी लायबिलिटी लेनी है, तो फिर नीचे नेट असेट जीरो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, नेट असेट गिनते वक्त टोटल असेट में कौन कौन सी असेट लेनी है, तो सारी फिक्स्ड जो करंट असेट है वो टेक ओवर करनी है, विदाउट सिर्फ फिक्टिशियस असेट नहीं लेना है। तो पहुंचो आप असेट साइड, और उसमें जितनी भी असेट दी गई है वो सब कुछ असेट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। चलिए, तो बी कंपनी की कौन कौन सी असेट है जो हम टेक ओवर करेंगे। स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट, सबसे पहली असेट हमें दिखी फिक्स असेट। तो बी कंपनी की फिक्स असेट कितनी है, 9,46,000। फिर कौन सी असेट है, स्टॉक, करंट असेट भी आएगी, हाँ वो भी कंसीडर करेंगे, 1,94,000। देन उसके बाद है डेटर है 1,20,000। देन उसके बाद है कैश है 80,000, और इन सबका टोटल वो भी दिया हुआ है क्योंकि सारी असेट हमने कंसीडर किया 13,40,000। अब टोटल असेट में से माइनस करना है टोटल लायबिलिटी, पर क्या सारी लायबिलिटी लेनी है, नहीं। नेट असेट गिनते वक्त सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी में जो डिबेंचर है तो डिबेंचर, बैंक लोन और करंट लायबिलिटी वही कंसीडर करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेना है, तो उसके लिए आप लायबिलिटी साइड चेक करो। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल वो नहीं लेंगे, तो वो ओनर्स फंड है। फिर प्रेफरेंस शेयर वो भी नहीं लेंगे, रिजर्व नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व नहीं लेंगे, पीएनएल वो भी नहीं लेंगे। तो क्या लेना है, सिर्फ डिबेंचर। वहां पे देखो डिबेंचर आपको वैल्यू दिख रही है, यस। तो सबसे पहले टोटल लायबिलिटी में कौन सा वैल्यू कंसीडर करना है, डिबेंचर। पर अच्छा, बैलेंस शीट में से डिबेंचर नहीं लेंगे, हमने डिबेंचर होल्डरों को नया पेमेंट ढूंढा हुआ है आगे। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, 40,000, तो नया पेमेंट देना है, ये लिखा मैंने ब्रैकेट में, न्यू पेमेंट। डिबेंचर के बाद क्रेडिटर है, वो तो करंट लायबिलिटी वो तो ले सकता है, तो ये लिखा मैंने क्रेडिटर। और डी कंपनी के क्रेडिटर कितने हैं, 1,40,000 वो कंसीडर किया। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल है वो भी ले लेंगे, तो बिल्स पेएबल की वैल्यू, बी कंपनी के बिल्स पेएबल की वैल्यू है 58,000, और इसका टोटल करेंगे, टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी। यहाँ पे टोटल लायबिलिटी आई थिंक टोटल आएगा, ये टोटल हमें करना पड़ेगा 1,40,000 प्लस 40,000 प्लस 58,000, तो ये टोटल हमारे पास आया 2,38,000। असेट में से लायबिलिटी का टोटल आप माइनस करो ए में से बी, तो आपको नीचे नेट असेट मिल जाएगी, और उसका आंसर आ रहा है 11,02,000। तो नेट असेट कैसे आई, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ये काम आप कर चुके हो कहीं ना कहीं। चलिए, फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3 पे हम जाते हैं। हमारे पास फर्स्ट आंसर में परचेज प्राइस है, सेकंड आंसर में हमारे पास नेट असेट है, और इन दोनों का कंपैरिजन करके स्टेप नंबर 3 आएगा। तो यहाँ पे परचेज प्राइस एंड नेट असेट में से नेट असेट ज्यादा है, तो नेट असेट माइनस परचेज प्राइस। आगे आपने पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये चीज नोट डाउन किया है, परचेज प्राइस हम कम पे कर रहे हैं, नेट एसेट ज्यादा है, तो ये वैल्यू जो डिफरेंस आएगा ना उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। रीजन, हमने परचेज प्राइस कम पे किया है, इससे उल्टा होता
यानी परचेस प्राइस ज्यादा होता और नेट एसेट कम होता। परचेस प्राइस ज्यादा मतलब गुडविल है। अगर फॉर्मूला लिख के समझा रहा हूं आपको, गुडविल का बैलेंस होता जब आपका परचेस प्राइस ज्यादा होता और नेट एसेट कम होता। ये चीज आपको फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू 100% पूछते हैं, वो लोग हर साल रखता है। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे अराइज होगा। रीजन हमारे पास परचेस प्राइस कम है और नेट एसेट ज्यादा है, हमने पेमेंट कम किया है। चलिए तो डिफरेंस ढूंढ ले। स्टेप नंबर 3 हमारा एकदम छोटा सा स्टेप है। नेट एसेट है हमारे पास 11,02,000 एंड परचेस प्राइस है 9,20,000। दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा नया कैपिटल रिजर्व आ जाएगा और डिफरेंस आई थिंक आ रहा है 1,82,000। आप भी ये चेक कर सकते हो। तो ये कैपिटल रिजर्व आ गया है और वो भी कहाँ ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट में इसको लेके जाएंगे। तो 3 स्टेप परचेस के देखते देखते कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये काम इसमें एक स्टेप तो आगे किया हुआ था, ये 2 स्टेप नए आए। इसमें ये वाला तो एकदम छोटा सा स्टेप है। अब मेन काम करना है। अमाल कमीशनिंग नेचर ऑफ परचेस में आपको जो बैलेंस शीट बनानी है, अमाल कमीशन की बैलेंस शीट, आफ्टर अमाल कमीशन वाली बैलेंस शीट, और वो भी वर्टिकल फॉर्मेट में। तो इसमें रूल क्या है, मर्जर में तो हम सब कुछ ए एंड बी का प्लस करके ले लेते, दोनों कंपनी का प्लस करके ले लेते। बट नेचर ऑफ परचेस में आपको सिर्फ परचेजिंग कंपनी की सारी चीजें देनी है। बी कंपनी की जो आप परचेस करके ला रहे हो ना, जो टेक ओवर करके ला रहे हो, जो यहाँ पे कैलकुलेशन आ रही है, सिर्फ वही लेना है, बाकी की कोई चीज कंसिडर नहीं करनी है। तो उसके लिए आप बैलेंस शीट में देखो, पूरा बैलेंस शीट मैंने बनाया हुआ है, सिर्फ उसमें जो जो जगह चेंजेस आते हैं मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। आपको दोनों बार बैलेंस शीट बनानी है। नोटबुक में पहले मर्जर से काउंट करोगे, फिर परचेस से दोबारा लिखोगे, पर मुझे ये सारी चीजें दोबारा ना लिखनी पड़े, इसलिए एज इट इज बैलेंस शीट रखा है। देखो मैं सिर्फ चेंजेस बताऊंगा। सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ले लेते हैं। नेचर ऑफ परचेस का रूल क्या बोला, सारी चीजें ए कंपनी की और बी कंपनी की वही चीजें आप कंसीडर करोगे जो आप परचेस करके ला रहे हो, जो आप टेक ओवर कर रहे हो। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, उसमें सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, ए कंपनी की लिखी है, बी कंपनी की। क्या यहाँ पे बी कंपनी की होनी चाहिए, हमने उनको पेमेंट किया है 7 लाख, हाँ किया है, तो ये एज इट इज रखे। तो ये किया मैंने पहला टिक मार्क, ये एज इट इज रखना है। फिर आया प्रेफरेंस शेयर, उसमें ए कंपनी एंड बी कंपनी। क्या बी कंपनी को हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में पेमेंट किया है, हाँ हमने नया पेमेंट किया है, तो ये भी दोनों कंपनी का आएगा। दोनों कंपनी का क्यों आया, क्योंकि हमने उनको पेमेंट किया हुआ है। ये रहा स्टेप नंबर 1 में बी कंपनी को पेमेंट, परचेस प्राइस जो पे किया वो। फिर उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में डेंजरस, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ देखो जीआर लिखा हुआ है स्टेप नंबर 3, वो तो पुराना मर्जर का था। यहाँ पे कहीं पे 3 स्टेप में जीआर नहीं आया, तो जीआर सिर्फ कौन सी कंपनी का लेंगे हम, यहाँ से चेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं। देख लो यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ ए कंपनी का जीआर आएगा। ए कंपनी का जीआर बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगा। कितना जीआर है ए कंपनी का, 9,22,000। ये आया फर्स्ट चेंज। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में मोस्टली चेंजेस आएंगे। ये पहला मैंने टिक मार्क किया रिजर्व एंड सरप्लस में जीआर को। फिर उन्होंने डेंजरस दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व। ये इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व, इसके लिए पूरा एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 में आओ, देखो वहां पे इसके रिलेटेड कुछ कहा है, आगे हमने ये एडजस्टमेंट कंसीडर नहीं किया था। ध्यान दो तो अंदर इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व इज टू बी केप्ट फॉर अनदर 2 ईयर। ये जो इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व है ना, इसको स्टैट्यूटरी रिजर्व बोला जाता है, कानूनी अनामत। ये ऐसा रिजर्व है जो आपको अगर अंदर बोला गया हो ना कि इतने साल तक रखना है तो रखना पड़ेगा। हम अगर ए कंपनी है, हमारी बुक में वो बी कंपनी का इन्वेस्टमेंट रिजर्व रखेंगे। क्यों रखेंगे, बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 4। इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व के अलावा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये भी एक दूसरा रिजर्व है जिसको हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व में कंसीडर करना है। तो ऐसे आपको एडजस्टमेंट दिए गए होंगे, उसमें जो बोला है वही करना पड़ेगा। तो देखो वैसे तो हम सिर्फ ए का रिजर्व लिखने वाले थे IRR में, दैट इज इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व, पर क्यों यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा, इसीलिए 25,000 भी रखेंगे बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 4। ये 4 में कहा इसलिए हम दोनों का रखेंगे, अदरवाइज मैं बी का मिटा देता, ये नहीं आता। ऐसी चीज देखने के लिए देखो अब आप पीएनएल में देखो, पीएनएल में ए कंपनी का तो है, यहाँ पे 3 स्टेप में कहीं पीएनएल बी कंपनी का नहीं आया, मतलब हम वो टेक ओवर नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पीएनएल कौन सी कंपनी का दिखाएंगे, ए कंपनी का।
तो सिर्फ ए कंपनी की पीएनएल की वैल्यू है 1,20,600। तो ये देखो यहाँ पे पीएनएल का सिर्फ ए कंपनी का वैल्यू लिखा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस तरीके से रिजर्व का काम तमाम हो रहा है। बट एक मिनट, स्टेप नंबर 3 में एक नया रिजर्व आ रहा है, देखो कैपिटल रिजर्व। ये अंदर कहीं नहीं है बैलेंस शीट में, पर हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कैपिटल रिजर्व आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली लिखना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व। वो कहाँ से आया? स्टेप नंबर 3 में से। तो ये लिखी मैंने नए कैपिटल रिजर्व की वैल्यू 1,82,000। अब ये टोटल डेफिनेटली चेंज हो जाएगा जो हम अभी करेंगे, पर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी चेक करो। सबसे पहले है डिबेंचर, ए कंपनी के तो है ही नहीं, पर क्या बी कंपनी को नया पेमेंट आप ले रहे हो? ये देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में नेट एसेट में नया पेमेंट आया था, तो इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। 100% आएगा। और करंट लायबिलिटी में हम टेक ओवर कर रहे हैं करंट लायबिलिटी बी कंपनी की, तो इसकी ए और बी दोनों की वैल्यू करंट लायबिलिटी में भी एज इट इज रहेगी, 100% रहेगी, क्योंकि ये देखो नेट एसेट में ये सारी वैल्यू बी कंपनी की आई है। तो सिर्फ यहाँ से चेंजेस क्या आया? रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि ये पेमेंट भी हम परचेस प्राइस में कर रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस आए, ये भी एज इट इज। अब देखो सेम चीजें असेट साइड आपको देखनी है। असेट में हम बी कंपनी की यहाँ असेट की जो हेडिंग है, जैसे कि फिक्स असेट है, करंट असेट में स्टॉक है, डेटर है, कैश बैलेंस है, तो ये सब बी कंपनी का जो है वही सब कुछ हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है स्टेप नंबर 2 में। तो वो सब हम टेक ओवर कर रहे हैं, सारी असेट दी गई है वो टेक ओवर कर रहे हैं। तो वहां पे भी रूल यही होगा कि ए एंड बी दोनों की असेट को हम कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, तो मोस्टली सिमिलरिटीज आपको दोनों बैलेंस शीट में दिख रही है। तो अब फर्क कहाँ आया? तो फर्क अब टोटल में आएगा और एक टोटल वहां पे मिसिंग भी होगा, उसके लिए हमें पहले अब ये टोटल करना पड़ेगा। तो अब देखो ये जो पूरा शेयर होल्डर फंड है जिसमें रिजर्व सरप्लस के साथ ये टोटल चेंज हो जाएगा और ये टोटल हमारा आएगा 48,14,600। यस, ये टोटल हम कर लेते हैं 23 लाख 1,20,000, 9,22,000, 1,03,000 एंड 1,12,600, 1,82 लाख। ये नया टोटल यहाँ पे आ रहा है, आप भी टोटल चेक कर सकते हो। 39,600 एंड बैलेंस शीट के अगर एक साइड का मैं टोटल कर रहा हूँ यहाँ पे 85,400। अब ये टोटल आएगा 43,65,000। ये देखो बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल आ गया है। अगर हम आंसर में चेक करें यहाँ तक हमारा वर्क सही है कि गलत, तो आप देख सकते हो लास्ट से थर्ड लाइन में टोटल दिया है बैलेंस शीट का, नहीं सामने के पेज पे यस टोटल वहां पे बैलेंस शीट का आ रहा है 43,65,000। अब यही टोटल कहां पे आना चाहिए? असेट साइड। तो ये टोटल यहाँ पे मैच होना चाहिए, राइट। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे ये टोटल आ जाए तो सम करेक्ट। पर आपको पता है अब ये वैल्यू में से ये कोई भी वैल्यू अगर ना चेंज करो तो यहाँ पे टोटल में अभी कुछ मिसिंग आएगा, और वो मिसिंग वैल्यू क्या आएगी ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, फिर उसका रीजन भी समझाता हूँ। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू आएगी 25,000। ये मुझे कैसे मालूम पड़ा? तो एक चीज एडजस्टमेंट नंबर 4 की वजह से यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में ये कहा था ये इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व है बी कंपनी का, वो 2 साल तक रखना है। ये जो 25,000 हमने ज्यादा रखे हैं ना, इसकी वजह से असल साइड ये मिसिंग आ रहा है। और ये मिसिंग कहा जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल है। करंट असेट में आपको हेडिंग में यहाँ पे ये लिखना है, ये जाएगा अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ लेके जाना है? एडजस्टमेंट अकाउंट। और रीजन क्या है? रीजन है IRR बी कंपनी का, और वो है 25,000। तो ये एडजस्टमेंट अकाउंट में लेके जाना है। क्यों एडजस्टमेंट किया आपने? क्योंकि ये जो नहीं बोला था उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा था कि इतना रिजर्व मेंटेन रखना है, वही वैल्यू आपको असेट साइड मिसिंग में आएगी। अब बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करोगे आपका सम इक्वल हो जाएगा। तो 14 मार्क्स के लिए जबरदस्त लेंथी वर्क, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो पूरा वीडियो लेक्चर देखो, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे डेफिनेटली आप बता सकते हो, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप है, तो आप आराम से वीडियो लेक्चर देखोगे, 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। अभी के लिए आपको यही पूरा सम होमवर्क में भी करना है।
नेक्स्ट लेक्चर में आगे और भी काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.